हेलो ऑल, वेलकम टू बीएचएस एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस जो आपका कोर्स कोड है दैट इज 89। तो इस पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आप इनके नाम देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि यूनिट वाइज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पर्टिकुलर यूनिट में। चलिए, अगर बात करें यूनिट वन की जो है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, तो इसमें आपको डेफिनेशन जानना है इन्वायरमेंट का, प्रिंसिपल और स्कोप जानना है इन्वायरमेंटल साइंस का कि इन्वायरमेंटल साइंस एक्चुअली में बनाया क्यों गया था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या स्कोप है, ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई भी सिस्टम चल रहा है, ये आप एक सिस्टम की बात कर रहे हो, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, तो वो वहाँ पे एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक लॉ क्या है, हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होता है, मास एनर्जी ट्रांसफ़र, और वो भी अलग अलग मटेरियल्स और इंटरफेस पे। ठीक है। तो आपको एनर्जी का पोर्शन यहाँ पे कवर करना पड़ेगा इस यूनिट में। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। मेट्रोलॉजिकल यानी कि वेदर या क्लाइमेट रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी, एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। लैप्स रेट बेसिकली क्या होता है कि एटमॉस्फियर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर घटता है, तो उस घटने के प्रोसेस को हम लैप्स रेट बोलते हैं। ऑल दिस पैरामीटर्स यू हैव टू कवर इन दिस यूनिट, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड इन्वायरमेंट। अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इन्वायरमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन का इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। तो दैट्स वाई इंटरेक्शन किस तरह है इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच का। और बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये बेसिकली होता है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड में कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ रिवर है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जोग्राफिकल प्रोविंसेस में बांटा गया है। ठीक है। सो दैट कि वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होगा अगर वहाँ का टेरेन सरफेस अलग है तो उसके स्टडी के लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में बांटा गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी ऐसे ही डिफरेंट प्रोविंसेस बनाए गए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10। ठीक है, जहाँ पे आपके ओशियंस हैं, ओशियंस का अलग है, कोस्टल रीजन का अलग है, देन हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, इस तरह करके अलग अलग बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस बनाए गए हैं विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के लाइक एक ब्रॉड टर्म में बात करें तो वर्ल्ड के लिए एज वेल एज इंडिया के लिए भी अलग है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इंडिया में जोन की बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी बनाए गए हैं कि जहाँ का क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन का क्लाइमेट अलग होता है। ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ क्या वेजिटेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा सकती है, उस बेसिस पे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, कि डेजर्ट में अलग तरह का वेजिटेशन होगा, अलग तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो किया जाएगा, प्लेन रीजन में, गैंगेटिक प्लेन में अलग तरह का, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अलग तरह का। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड सेविंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर असेसमेंट। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उनका असेसमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन रिमोट सेंसिंग जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जीआईएस के प्रिंसिपल्स और रिमोट सेंसिंग डेटा किस तरह का होता है, रेस्टर, वेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग एप्लीकेशंस, रिमोट सेंसिंग जीआईएस, लैंड कवर, ठीक है। मतलब ये सारा आपका पूरा प्रोसेस जो है जीआईएस बेस्ड स्टडी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका डेटा हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, और ये हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप बेसिकली रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से कवर करते हो, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक है दैट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल इथिक्स, कि लोगों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में क्यों नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और क्या इथिकल प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है। क्या ह्यूमन बीइंग जो अपने नीड के लिए ग्रीडी हो जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, आपको ज़रूरत है तो आप हज़ारों की संख्या में पेड़ काट रहे हो, तो एक्चुअली में क्या है, ये इथिक्स है, इथिकल वैल्यूज़ हैं जो आपको इसमें कवर करना है। नेक्स्ट यूनिट है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री के बेसिक और फंडामेंटल्स सारी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज़ लाइक फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। Then classification of element, stoichiometry, Gibbs free energy, chemical potential, chemical kinetics, chemical equilibria, solubility of gases in water, ठीक है। The carbonate system, saturated, unsaturated hydrocarbons, radioisotopes। तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता आपका जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट इन क्लास स्टैंडर्ड 11th-12th। तो 11th-12th का ही बेसिक होता है, ठीक है। क्लास 11th और 12th में, +2 में जो आप पढ़ते हो वही बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अब इतना तो बेसिक हो गया, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट है कि आपको इन्वायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पार्टिकल्स, आयन, रेडिकल्स, जो भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। लाइक क्या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के टर्म्स में इसको ज़्यादा देखोगे, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। अब ये ऊपर वाला जो सेक्शन था, दिस वाज ऑल रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। अब आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखोगे, मतलब वाटर केमिस्ट्री, वाटर एज अ अनयूजुअल सॉल्वेंट, क्यों है ये, सॉरी अनयूजुअल बोल रही हूँ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहा जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्टरेशन, पीएच रिडॉक्स, ये सब आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, पहले एटमॉस्फेयर, देन वाटर, देन सॉइल। तो सॉइल के आपको अलग अलग कंपोनेंट, सॉइल साइकिल बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। अब सॉइल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आपके मिनरल्स होंगे, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मिनरल्स में भी स्पेसिफिक फोकस किया जाए तो नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके पूरे साइकिल आपको पढ़ने पड़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में, सॉरी इन्वायरमेंट में इनका रोटेशन कैसे है, ये सॉयल से लेकर के वापस सॉयल में किस तरह से आते हैं, तो पूरा इनका न्यूट्रिएंट साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये तो ऑल दी थ्री कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक केमिकल्स। अब जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ठीक है, कार्सिनोजेंस, इनका क्लासिफिकेशन, इनका इफेक्ट और इनके एक्सपेक्ट से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है।
टॉक्सिक केमिकल्स। लास्ट जो आपका टॉपिक है इस यूनिट का वो है प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, इसमें आप जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी टॉक्सिक केमिकल है, उसकी एनालिसिस कैसे करते हो उस प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथडोलॉजी होती है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आपको उनको पढ़ना है। जैसे TLC, GC, HPLC, UV विजिबल, AAS, ICP, AES, ICP-MS, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस है जिसको आपको डील करना पड़ेगा। यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और हाँ, यूनिट 1 जो है आपका, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 से कम 4 to 5 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यूनिट। और स्पेशली अगर मैं इस प्रिंसिपल की बात करूं, मतलब ये जो टेक्निक्स हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। ठीक है। यूनिट 3 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ये मस्ट कवर करने वाला यूनिट हो जाता है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी ब्रॉड एज वेल। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पूरा इकोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जैसे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ लाइफ का, स्पेशिएशन कैसे हुआ, स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ह्यूमन इकोलॉजी, सेटलमेंट के बारे में। फिर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये आपको देखना है। इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट, बायोटिक, लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इनके फंक्शंस। अब इकोसिस्टम एक सिस्टम है, तो उसमें एनर्जी फ्लो करेगी, तो एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, अलग अलग एनर्जी फ्लो मॉडल्स देखने होंगे। फूड चेन, फूड वेव क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो आपने ऊपर की केमिस्ट्री वाली यूनिट में देखा है, यहाँ पे उन सबको मिक्सड करके देखोगे। वहाँ पे आप एक एक न्यूट्रिएंट के लिए देख रहे थे, एक एक मिनरल के लिए देख रहे थे, यहाँ पे आप कंबाइंडली देखोगे उनको। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, सीरी क्या होता है, सक्सेशन के अंदर ही आता है वो आपको पढ़ना है। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन, एज इफेक्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स, निश क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं निश पर। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो अल्टीमेटली इसका स्टेबिलिटी देखना है। इकोसिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लिविंग बींग्स के लिए, बायोटिक कंपोनेंट के लिए, वो सर्विसेज का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिस ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन। अब हम पूरे इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही ब्रॉड है, उसको एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अलग अलग, ये भी टेरेन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें, प्रेसिपिटेशन। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपको फर्स्ट यूनिट में पैरामीटर्स वगैरह इसीलिए पढ़ाए गए थे, सो दैट यू आर हैविंग नाउ आइडिया ऑफ कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जो अलग अलग इकोसिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। डेजर्ट, हॉट, कोल्ड, फॉरेस्ट, रेंजलैंड, वेटलैंड्स, लॉटिक, लैंटिक, इशराइन, मैंग्रोव, ओशियनिक, तो ये सब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है बायोम। कॉन्सेप्ट, बायोम में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बायोम, टुंड्रा, टैगा, ग्रासलैंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, हाईलैंड, आइसी, अल्पाइन बायोम, चैपरल, सावाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अलग अलग बायोम्स देखने हैं आपको। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि पॉपुलेशन होता क्या है,
उसका क्या एट्रीब्यूट है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल में नहीं होती है, वो आपको देखना है। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, हर एक हैबिटेट का नेचुरल प्लेस जो है उसका रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, तो वो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे सस्टेन कर सकता है, कितने इंडिविजुअल को वहाँ पे सस्टेन कर सकता है, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉपुलेशन किस तरह फ्लक्चुएट करता है, अलग अलग मॉडल्स पढ़ने होंगे आपको, और आर एंड के स्पीशीज़ की स्टोन स्पीशीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब दिस आर द फिक्स्ड क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं कि आर और के में क्या होता है, स्पीशीज सेलेक्शन क्या होता है, की स्टोन एज इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब पॉपुलेशन के बाद बात आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी फिर से क्या होता है, मतलब डेफिनेशन, फिर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो उसमें जो अलग अलग स्पीशीज़ रह रहे हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रीडेशन, हर्बीवोरी, पैरासिटिज्म, एलिलोपैथी, बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी इकोलॉजी में देखनी है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें भी आपको डेफिनेशन, टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी देखना होगा कि क्या क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स। अगेन हॉटस्पॉट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा प्रॉपरली डेटा इनका। फिर बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेज़र करते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इनकी कंजर्वेशन की, इन सीटू, एक्स सीटू, अगेन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि कौन कौन से इन सीटू टेक्निक्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, कौन कौन से इन विट्रो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसमें ही आप पढ़ोगे नेशनल पार्क, सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज, स्केयर्ड ग्रुप्स इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, कितने सेंचुरीज है, कितने प्रोटेक्टेड एरिया है, कितने ग्रुप्स हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कितने नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पूल क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टोरेशन इकोलॉजी। अब कोई इकोलॉजी है, कोई इकोसिस्टम है जो ख़राब हो गया है, उसको रीस्टोर कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे काम होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं रीस्टोरेशन को लेकर के, कि सपोज वेटलैंड्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेक पॉन्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है ओवर द टाइम, तो रीस्टोरेशन कंजर्वेशन टेक्निक्स चलाती है गवर्नमेंट, अलग अलग स्कीम चलाती है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है एक्सटिंक्ट, रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को डील करना है आपको, और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये भी क्लास 12th लेवल का ही है आपका, +2 लेवल का, जिन्होंने इकोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी और वो वाला यूनिट पढ़ा होगा, तो ये भी आपको कवर करना है। बायो रेमिडिएशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट ऊपर वाले पार्ट मतलब टिल हियर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के ऊपर तक के ही आपके 12 से 14 क्वेश्चंस आर कन्फर्म्ड। ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन कन्फर्म, एक्सेप्ट दिस। इससे भी अगर 1-2 बनता है तो आपका पूरा ये यूनिट ही ऐसा है कि यहाँ से 17-18 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इट इज़ वेरी ब्रॉड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड वाला यूनिट। अब हमारा चौथा यूनिट है एनवायरमेंटल जियो साइंसेस। जियो साइंसेस में जियोग्राफी के बारे में बेसिकली आप पढ़ोगे, तो इसमें आप पढ़ोगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, प्राइमरी जियोकेमिकल्स, डिफ्रेंशिएशन, कोर फॉर्मेशन, मेंटल क्रस्ट,
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर मिनरल रॉक्स के बारे में आप पढ़ोगे, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एनर्जी बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एनर्जी बजट का कॉन्सेप्ट आता है, अर्थ, थर्मल, इन्वामेंटल, सीजन्स, कोरोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म है। फ्रिक्शनल फोर्सेस, जियोस्ट्रॉपिक विंड, विंड के अलग अलग टाइप, क्लाइमेट इंडिया का कैसा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इंडियन मानसून को पढ़ोगे आप, ठीक है। ये पढ़ोगे लीनानो, लानानो, लानीना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेजिडेंस टाइम, रेट ऑफ नेचुरल साइकिल, जियोफिजिकल फील्ड, ये सब है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर के बारे में, वेदरिंग कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस है जो सॉइल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्ले, मिनरल, सॉइल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब आपको पढ़ना है। और क्या मतलब क्लाइमेट, किस तरह से क्लाइमेट का रोल है, ठीक है, सॉइल के प्रॉपर्टी में, रॉक के प्रॉपर्टी में, इरोजन में, बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें यहाँ देखनी है। नेक्स्ट है जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है कि एलिमेंट्स का अबंडेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन बल्क, अर्थ क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर में। फिर इनका पार्टीशनिंग कैसे होता है ड्यूरिंग द सुपरफिशियल जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोकेमिकल साइकिल्स, पेलियो क्लाइमेट, पुराने समय का कैसा क्लाइमेट था, ये सब आपको पढ़ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अर्थ, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, एंड हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी। तो आपका जो वाटर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ में, ठीक है, मतलब कितना पानी कहाँ है, कितना रिवर में है, कितना ओशन में है, कितना अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब वाटर की बात कर रहे हो तो पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन, रिलेटेड इन्वायरमेंटल कंसर्न, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लास्ट टॉपिक है इसका नेचुरल हजार्ड। नेचुरल हजार्ड जो भी नेचुरल फिनोमेना होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आर इकोसिस्टम, तो वो क्या है, फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये कैसे होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं जियोग्राफी में, सो दैट दे अकर, ठीक है, इसकी डिटेल्स में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसको आपको ब्रॉडली डील करना है। एज वी ऑल नो सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो सन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ना है कि उनका क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, इनकी क्या क्या फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी गैसेस हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है, मतलब किससे कितनी एनर्जी मिलेगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, ओशियन, थर्मल, ये सब आपको देखना है कि जो एनर्जी अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो किससे हमें क्या कितना एनर्जी मिलेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन फ्यूजन पढ़ना आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल और उसके टाइप्स पढ़ने हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस फिजन फ्यूजन का होता है। नेक्स्ट है बायो एनर्जी, बायो एनर्जी यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से एनर्जी का फॉर्मेशन करना, तो मेथड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम बायोमास। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूजेस, एनर्जी यूज पैटर्न, इंडिया में कौन से रीजन में कितना एनर्जी यूज़ किया जाता है और किस सोर्स से वो एनर्जी आ रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है, और कितना पॉल्यूशन हो रहा है एनर्जी जनरेशन में, ये सब आपको इस टॉपिक में डील करना है। इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आए हैं इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, लाइक सोलर, विंड,
एनर्जी को प्रमोट करता है, तो वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6। इसमें आप बात करोगे पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम पूरा इन्वायरमेंट को अब तक इन 5 यूनिट में हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, क्यों होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, सो दैट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो हियर दिस यूनिट टोटली डील्स विद द पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। अब इसमें भी आप अलग अलग इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस में अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन देखोगे। एयर में अलग तरह का पॉल्यूशन है, तो उसके क्या सोर्सेज हैं और क्या पॉल्यूटेंट के टाइप है वो देखोगे। और फिर अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मतलब कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज, आप उनको देखोगे। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन। पहले तो नॉइस पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट था, लेकिन इसको अब अलग से डील किया गया है नॉइस पॉल्यूशन को। तो इसमें भी क्या मेथड्स हैं, क्या मतलब क्या सोर्सेज हैं नॉइस पॉल्यूशन के, देन क्या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इनको कम्बाट करने के लिए, तो वो आपको देखना है। सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट्स का एजेंडा होता है, लाखों रुपए का, सॉरी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स लगते हैं। ठीक है, एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं रिवर के लिए, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, टू ट्रीट द वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें भी आपको पहले तो सोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फिर मेजरमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, आप कैसे इन पॉल्यूटेंट को मेजर कर सकते हो। फिर स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, कितना पॉल्यूटेंट लेवल होना चाहिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस, चाहे हम एयर की बात करें, सॉइल की बात करें, नॉइस की बात करें, वाटर की बात करें। तो स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में भी सेम ही है। आपको देखो, जो मतलब पैटर्न है वो यही है कि आपको सोर्सेज पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज के बाद आपको पढ़ना है कि ठीक है ये पॉल्यूटेंट आया कहाँ से, क्यों आ रहा है, ये पढ़ लिया आपने। देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉल्यूटेंट है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल टू मेजर दिस पॉल्यूटेंट। ठीक है, देन फिर हमने मेजरमेंट कर लिया, तो मेजरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनते हैं कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा लेवल हुआ पॉल्यूटेंट का कोई भी इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस है, तो दैट इज गोइंग टू थ्रेट ह्यूमन एंड इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, फिर अलग अलग पॉलिसीज बनेगी इस पर, फिर अवेयरनेस फैलाया जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, और जो भी रेमेडिएशन का या टेक्निक, मतलब जो भी प्रपोज होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये एक तरह की साइकिल है जो इस यूनिट में आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है थर्मल, मरीन पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव। इसमें पूरा आपको पावर जनरेशन का ही ज़्यादा आपको सोर्स मिलेगा कि जो पावर जनरेट होता है तो उससे क्या थर्मल पॉल्यूशन होता है, देन हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट अफेक्टेड टू इट। रेडियो एक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊपर के यूनिट में आपने देखा फिजन फ्यूजन, तो जो कंटामिनेंट निकलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, तो वो क्या अफेक्ट करते हैं। देन उसमें भी आप सेम ही चीज़ देखोगे कि सोर्सेज हो गए हैं, फिर आपने उनको मेज़र किया कि जो भी कंटामिनेंट निकल रहे हैं वो उनका अमाउंट क्या है, हाउ हजार्डस दे आर, फिर उसको लेके स्टैंडर्डाइजेशन बना, प्रोटोकॉल्स जनरेट हुए, देन पॉलिसीज बनी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ pollutant in that immediate environment. Okay. Unit 7 है solid and hazardous waste management. It is also important unit, but ऊपर वाले की कंपैरिजन में थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको सॉलिड वेस्ट से डील करना है
सॉलिड वेस्ट कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स क्या हैं, उनका कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। देन सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग और रिकवरी क्या होता है, क्योंकि जो भी वेस्ट आ रहा है उसमें सब कुछ वेस्ट नहीं है, उसमें से हमें रिकवरी चाहिए कि जो चीज़ें हम रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आपका RRR का कॉन्सेप्ट आता है, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। ठीक है। देन हजार्डस वेस्ट, इसमें भी कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बहुत ही हजार्डस होते हैं कंपेरेटिव टू अदर्स, उनके बारे में। फ्लाई ऐश के बारे में, फ्लाई ऐश क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ कोल का यूज़ होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से आपको पता है कि कोल बर्न हो रहा है तो ऐश निकलेगा, राख निकलेगी, तो वो राख ऊपर की तरफ चिमनी से निकलती है। दैट इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट जो कि एयर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फ्लाई ऐश में भी इसका अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ऐश ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। और आज का एकदम हॉटस्पॉट टॉपिक प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट का आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूनिट 8। इसमें अब हमने अलग अलग तरह के वेस्ट की बात कर ली, उनका जनरेशन, सोर्सेस और मिटिगेशन सबकी बात कर ली। लेकिन अब असेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या जो भी हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका कितना इफ़ेक्टिवनेस है। तो असेसमेंट से हम चेकआउट करेंगे कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं हाउ इफ़ेक्टिव दे आर। फिर मैनेजमेंट कि अब ये जो भी चीज़ है हम कंट्रोल कर रहे हैं पॉल्यूशन को, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये होना चाहिए कि हम पॉल्यूशन करें ना, कम करें, तो उसको रिड्यूस करने का, और देन अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन में आता है आपका लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। लॉज एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या लॉज हैं, पॉलिसीज हैं जो इससे डील करती है। तो इसमें आपको पूरा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज EIS, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, वो पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग गाइडलाइन है, मैथडोलॉजीज हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना। रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हजार्डस वेस्ट है तो उसका किस टाइप का है, उसका आइडेंटिफिकेशन कितना है, अकाउंटिंग, सिनेरियो ऑफ एक्सपोजर, किस तरह से वो इन्वायरमेंट को या ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रहा है, रिस्क उससे रिलेटेड क्या है, और रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया में जो भी इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं उसको आप पढ़ोगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, मैनेजमेंट में, हर तरह के वेस्ट के लिए। एयर के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एयर का हो गया। देन वाटर के लिए क्या है, ठीक है, बायोमेडिकल, जो हॉस्पिटल्स में या मेडिकल फील्ड में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे डील करोगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, यानी कि जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उसमें जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे हैंडल करोगे। सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर ऑल द टाइप ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, कि अगर ये तरह का वेस्ट है तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। यू हैव टू रीड इट इन EIS, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो सब आपको इसमें डील करना है। यूनिट 9 स्टैंड्स विद द स्टैटिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन द इन्वायरमेंट। ये बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल वाला पोर्शन है। इसमें आपको जैसे कि मॉनिटरिंग वाली चीज़ थी ना ऊपर की यूनिट्स में, आपने देखा यूनिट 4 वगैरह में कि देयर इज़ अ मॉनिटरिंग सिस्टम। आप मॉनिटर कर रहे हो कि कितना कंसंट्रेशन में पॉल्यूटेंट है, तो उनका स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें आप एट्रीब्यूट वेरिएबल्स पढ़ोगे,
अलग अलग स्टैटिकल अप्रोचेस पढ़ोगे, मॉडलिंग पढ़ोगे कि किस तरह से आप उस डेटा को जो भी आपका मॉनिटरिंग से आया है उसको आप प्रेजेंटेबल, रीडेबल और फ्यूचरिस्टिक रूप दे सको। ठीक है, तो यूनिट 9 डील विद दिस। यूनिट 10 कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये सारा याद करने वाला पार्ट है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें आपको देखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के जिन पे लोगों को बात करनी चाहिए, जिन पे लोगों को एक्शन लेना चाहिए, जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कॉमन है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, सी लेवल राइज। ठीक है, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये दिस आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज विच अफेक्ट होल ग्लोब, पूरे अर्थ को अफेक्ट करेगा। इनके लिए क्या क्या एक्शन प्लान बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। और जो भी करेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, करेंट अफेयर्स बेसिकली वो हो सकते हो, दिस आर द करेंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये चेंज होता रहता है, तो ये पोर्शन भी आपको पढ़ना है। कुछ तो पुराना है, इसमें दो तरह के एक्सपेक्ट मिलेंगे आपको, एक तो हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट मिलेगा, एक तो हिस्टोरिकल मिलेगा और एक करेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल्ड में दिया हुआ है, आपको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। द सिलेबस इज क्वाइट वाइड, ब्रॉड, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा और अपना टाइम मैनेज किया तो यू कैन डेफिनेटली रीच इट। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।